नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के, बताएंगे जल्दी से। बहुत ह्यूमिडिटी हो रखी है यहाँ तो, मौसम बड़ा अजीब सा हो रखा है। आप बताओ कैसा है वहाँ पे। दोस्तों, कल की जो हमारी क्लास थी, यानी कि लास्ट क्लास में हम जो डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ, वो था एक्टिव वॉल्केनो के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डोरमेंट और डेड वॉल्केनो के बारे में। ओके, तो चलिए उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, देखेंगे ध्यान से। सेकंड हेडिंग डालो आप इसमें। डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो यानी कि प्रक्षुप्त ज्वालामुखी। अगर मैं बात करूंगा आपसे डोरमेंट वॉल्केनो की, तो इसकी क्या खास बात है। सिलिका का अमाउंट यहां थोड़ा कम देखने को मिलेगा, यानी कि ये एक ऐसा वॉल्केनो होगा जिसमें बहुत समय पहले तो उद्गार हुआ था, लेकिन एक लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है। इस बात को आप ऐसे समझ लो, लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में कभी भी उद्गार होने की संभावना है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, डू नॉट इरप्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, but there is a possibility of eruption in future। क्यों? लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में होने की संभावना जो है वो बरकरार है। आगे बात समझ में। सिलिका का अमाउंट कैसा होगा यहां पर, सिलिका लेस फाउंड, ठीक है ना। यहां पर सिलिका कैसी पाई जाती है, सिलिका जो है यहां पर बहुत ही कम देखने को मिलती है। अब बात आती है कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल में आएगा फ्यूजियामा। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि जो फ्यूजियामा है ये ज्वालामुखी कहां पर स्थित है, तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा जापान में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो एक वॉल्केनो है जिसका नाम है नारकोंडम। नारकोंडम वॉल्केनो कहां पड़ता है, तो तब आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार में पड़ता है ना।
क्रैकटाउ, ये पड़ता है इंडोनेशिया में। ठीक है, ये कहां पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है। इसके बाद में एक और टाइप आता है जिसे कहा जाता है डेड वॉल्केनो। डेड वॉल्केनो की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इनमें क्या कंडीशन होती है? इरप्शन कब हुआ था? उद्गार हुआ था इनमें कब? थाउजेंड ऑफ ईयर्स, हजारों साल पहले। फ्यूचर में क्या कंडीशन है? नो पॉसिबिलिटी, कोई संभावना नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आएगा इसमें? तो एग्जाम्पल में आपको पता होगा, ध्यान से सुनेंगे क्या क्या आ सकता है। एग्जाम्पल में इसमें आएगा एक किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो, ये पड़ता है अफ्रीका में। एक आएगा एकोंका गोवा, ये पड़ता है साउथ अमेरिका में। और जो पोपा है ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है म्यांमार में। ठीक है, पूरा नोट करो फटाफट से। हाँ जी, हो गया। अब आगे बढ़े। एक तो कमेंट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कमेंट नहीं आ रहे आप लोगों के। एक और हेडिंग डालो आप इसी में, टाइप ऑफ वॉल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन।
यानी कि उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी प्रकार। अगर हम उद्गार की बात करेंगे यानी कि जो ज्वालामुखी फटता है ना, तो उस ज्वालामुखी के फटने के आधार पर प्रकार की बात की जाएगी यहां पे। तो इसमें जैसे एक आता है सबसे पहला आइलैंडिक, आइसलैंडिक। इसमें क्या होता है, जो लिक्विड मैग्मा होता है, ये इजेक्ट होता है। जो तरल मैग्मा है वो बाहर निकलता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कंडीशन में ब्लास्ट कैसा होगा, नॉर्मली होगा। एक फिर आता है स्ट्रोम्बोलियन। स्ट्रोम्बोलियन की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या आएगा, ध्यान से सुनना। इसमें रेगुलर एंड स्लो इरप्शन चलता है। ठीक है, रेगुलर एंड स्लो इरप्शन चलेगा। मैं लिख रहा हूं यहां पे एक प्लीनियन। प्लीनियन की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो गौर से सुनना मेरी बात को। जो प्लीनियन होता है, इस प्लीनियन में क्या होगा, प्लीनियन होता है वेरी डेंजरस एक्सप्लोजन। ठीक है, इसमें सबसे खतरनाक उद्गार होता है। ठीक है ना, इसमें उद्गार कैसा होता है, सबसे खतरनाक होता है। जो ऐश होती है, जो राख होती है, राख आसमान में कितनी ऊंचाई तक चली जाती है, 10 से 12 किलोमीटर तक चली जाती है। ठीक है, नोट करो जल्दी से।
हो गया? चलो यही नोट करके लिखो। इंटेंसिटी को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? वॉल्केनो एक्सप्लोजन इंडेक्स का। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट सूचकांक, शॉर्ट में इसी को कहा जाता है VEI। और इस पर जो नंबर होते हैं ना वो 0 से 8 तक होते हैं। एट को क्या माना जाएगा? सुपर एक्सप्लोजन माना जाएगा। आप लोगों ने अगर सुना हो सेंट हेलेना, इसको 5 कैटेगरी में रखा गया है। सेंट हेलेना वॉल्केनो को 5 की कैटेगरी में रखा गया है। हाँ भाई, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हमारे यहाँ का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है, बैरन आइलैंड है, उसको किस स्केल पर रखा जाता है? तो जो VEI है बैरन आइलैंड का वो है 03। ठीक है, क्या है? 03। चलो हो गया यहां तक। नया टॉपिक हेडिंग डालोगे अब आप? रॉक यानी कि चट्टान। सबसे पहली बात, रॉक होती क्या है? ऑल सब्सटेंस फाउंड इन लिथोस्फीयर।
ठीक है, ऑल सब्सटेंस फाउंड इन लिथोस्फीयर कॉल्ड रॉक। हिंदी में लिख सकते हैं हम स्थल मंडल के सभी पदार्थ को क्या कहा जाता है? चट्टान कहा जाता है। ठीक है, स्थल मंडल के जो पदार्थ हैं इन सभी पदार्थ को क्या कहा जाएगा? चट्टान कहा जाएगा। यहां कंडीशन क्या बनती है, ध्यान से सुनना। एलिमेंट जो होते हैं ये मिलकर बनाते हैं क्या? तो आपका आंसर होगा मिनरल्स को। ये बनाते हैं रॉक, और रॉक से तैयार होता है हमारा क्रस्ट। क्लियर है जी? अब जो ये रॉक होती है ना, ये रॉक होती है टोटल कितने प्रकार की? तो आपका आंसर होगा ये होती है टोटल 3 प्रकार की। पहला प्रकार आता है इसी में इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। पहला प्रकार होता है इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान। दूसरा प्रकार होता है इसमें सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि अबसादी चट्टान। और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित चट्टान। आगे बात समझ में? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि रूपांतरित चट्टान। 3 प्रकार की चट्टान होती है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि इनके बनने की प्रक्रिया शुरू कौन करता है, तो आपका आंसर होगा फॉर्मेशन स्टार्ट बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। ठीक है, कैसे स्टार्ट होता है? सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। जी सर। अगर हम बात करेंगे इन चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, तो मैग्मा या लावा के सॉलिडिफिकेशन से होता है। हाँ जी, मैग्मा या लावा के जमाव से निर्माण शुरू होता है। कमेंट आएंगे आज या नहीं आएंगे? मैग्मा या लावा के निर्माण से
जमाव से इनका निर्माण शुरू होता है। अगर आपसे पूछा जाता है इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, तो इनकी स्टडी को बोला जाता है पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी कहलाता है। अब जो मैंने ये वाली बात इधर लिख रखी है कि इनका जो निर्माण है वो मैग्मा या लावा के जमाव से शुरू होता है, उसी को मैं यहां पे पूरा करता हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैग्मा का जमाव होगा, मैग्मा का जमाव होने से इग्नियस रॉक बनेगी। ठीक है ना, कौन सी चट्टान बनेगी, इग्नियस या फिर आग्नेय चट्टान बनेगी। अब ध्यान से सुनना, जो ये आग्नेय चट्टान होगी इसकी क्या होगी, इसकी होगी वेदरिंग। ये क्या होगी, अपक्षय होगा, वेदरिंग होगी इनकी। इनकी जब वेदरिंग होती है तो इनकी वेदरिंग होने से जो चट्टान बनती है वो बनती है सेडिमेंट्री। यानी कि अवसादी। उसके बाद में फिर एक चट्टान और बनती है जिसे कहा जाता है मेटामॉर्फिक। अब गौर से सुनना, यहां पे एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, और वो चीज क्या है, देखो ध्यान से। अगर ये चट्टान मेल्ट हो जाती है तो ये भी मेटामॉर्फिक बनेगी, ये चट्टान सॉरी दोनों ही प्रकार की चट्टानों में इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर चेंज आता है तो दोनों ही बदल के मेटामॉर्फिक हो जाएंगी। और अगर ये चट्टानें मेल्ट होती हैं तो ये वाली मेल्ट होके भी मैग्मा बनेगी, ये वाली भी मेल्ट होके मैग्मा बनेगी, ये वाली भी मेल्ट होके क्या बनेगी, तो ये वाली जो चट्टान है ये भी मेल्ट होकर के बनेगी मैग्मा। तो कहने का मतलब यह कि मैग्मा जो है यही इनके निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करने का काम कर रहा है। अब इस पूरे के पूरे खेल में आप देख रहे हो कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ है, तो आपका आंसर होगा इग्नियस रॉक का। दूसरे नंबर पे किसका निर्माण हुआ है, तो तब आपका आंसर होगा सेडिमेंट्री रॉक का। और तीसरे नंबर पे किसका निर्माण हुआ है, तो तब आपका आंसर होगा मेटामॉर्फिक रॉक का। किसका निर्माण होगा, मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होगा। इसीलिए इसे कहा जाएगा प्राइमरी रॉक। यानी कि प्राथमिक चट्टान। सेडिमेंट्री को कहा जाता है सेकेंडरी रॉक, यानी कि द्वितीयक चट्टान। और इसे कहा जाता है टर्शरी रॉक। तृतीयक चट्टान। और ये पूरा का पूरा जो मैंने यहां पे बना रखा है रंग बिरंग का कार्यक्रम जो चल रहा है, इस पूरे को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रॉक साइकिल। इसे कहा जाता है शैल चक्र। इसे रॉक साइकिल या शैल चक्र के नाम से जाना जाता है। ओके, चलो दोस्तों, कमेंट आप लोगों के आ नहीं रहे हैं, लाइव पढ़ाने का फिर कोई मतलब नहीं, फिर तो रिकॉर्डेड ही क्लास चल जाती, समझ रहे हो। तो मैं आज के सेशन में इतना ही रखूंगा, बाकी कल।
अच्छा बताया गया कि बड़ी मेहनत को, फोकस को, बड़े सब्जेक्ट को